और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 7 दिन की रिमांड पर थोड़ी देर में फैसला आएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चली, लंबी सुनवाई हुई, अलग अलग तर्क रखे गए। अरविंद केजरीवाल ने बोलने के लिए वक्त मांगा और लगभग 5 मिनट अरविंद केजरीवाल को दिए गए बोलने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन ईडी ने कहा कि हमारे पास अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी, इस मामले के पक्के सबूत हैं और अब कोर्ट ने मामला फैसला सुरक्षित रखा है। तो ऐसे काउंसिल आपको बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ा, तो क्लाइंट ठीक सारी बातें कह दी। ऐसा नहीं है, जो उनकी एप्लीकेशन लगी थी पुलिस रिमांड के लिए, उसमें जो ग्राउंड्स लिखे थे वो लीगली बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं थे ग्राउंड, वो जिसको मैं कह सकता हूं कि बेबुनियाद ग्राउंड थे। पर केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता हूं, जो कोर्ट ने अलाउ किया और उन्होंने बताया डिटेल में कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है और कोई एविडेंस नहीं है, एक गवाह का बयान है जैसे भी है। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिमांड को एज सच अपोज नहीं करता हूं और जितना भी आप ये चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। उसके बाद हमने जैसा आपको कहा कि ये हम जो कह रहे हैं कोऑपरेट करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो ग्राउंड इनके लिखे हैं उनको मान रहे हैं। इनके ग्राउंड जो है वो हम अपोज कर रहे हैं कि इनके इन ग्राउंड्स पर पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता, पर हमारा क्लाइंट खुद कह रहा है कि मैं पुलिस रिमांड दे दो, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, इसलिए शायद अब जज साहब ऑर्डर करेंगे। अच्छा, लेकिन 100 करोड़ सीधे सीधे रिश्वत मांगने का ईडी ने बड़ा आरोप लगा दिया है केजरीवाल पे। और इसी खबर पर हमारे 2 सहयोगी गायत्री और दीपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गायत्री, आपके पास आते हुए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता भी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कहा उनको रिमांड से कोई समस्या नहीं है, पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिन तर्कों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, वो गलत है, बेबुनियाद है। देखिए, अगर रिमांड से दिक्कत अरविंद केजरीवाल को नहीं होती तो कल वो दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते, जिस पर उन्होंने रिमांड के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें फौरन राहत देने से साफ इनकार कर दिया गया था। हाँ, आज जिस ड्रामेटिक तरीके से उन्होंने अपनी तमाम बातों को रखा, उससे एक बात तो साफ हो गई कि जो दावा सुनीता केजरीवाल कर रही थी कि एक बड़ा खुलासा वो करने वाले हैं, उनकी तरफ से कोर्ट में ना तो कोई सबूत रखा गया, ना कोई कागज रखा गया और ना ही कोई खुलासा उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने वो तमाम बातें रखी जो अलग अलग बिल्कुल गायत्री, खुलासे की बात जरूर कही गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इससे माहौल बना था, क्योंकि आज जो बात कही है वो खुलासा नहीं बल्कि एक आरोप है, वो भी एक जांच एजेंसी के खिलाफ और उसके माध्यम से एक पार्टी के खिलाफ। कोर्ट ने इस बीच ईडी के वकील ने कहा है कि सीएम की वजह से गिरफ्तार नहीं किया है, वो सीएम इसलिए गिरफ्तार नहीं किया है, सबूत मिले उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है, सीएम कानून से ऊपर नहीं है। ईडी ने अदालत में ये कहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कई तरह के आरोप लगाए, ये कहा कि सिर्फ एक बार मेरा नाम लिया गया, बयान दिया गया किसी की तरफ से, तब जाके मुझे गिरफ्तार किया गया है। जी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब। तो आरोप भले ही लगाए गए, लेकिन एजेंसी ने कहा है कि हमारे पास पक्के सबूत हैं। और दीपेश का रुख करते हैं। दीपेश, अभी सुनवाई हुई, सुनवाई में कई महत्वपूर्ण तथ्य रखे गए, लेकिन सबसे बड़ी बात एजेंसी ने की, हमारे पास पक्के सबूत हैं 100 करोड़ की रिश्वत के। और साफ तौर पर कहा गया कि घूस ली गई, घूस का पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में दिल्ली में पहुंचाया गया, माफ कीजिएगा गोवा पहुंचाया गया, जहां पर चुनाव में उसका इस्तेमाल हुआ। और यही बात का जिक्र किया ईडी की तरफ से। कई 3-4 बातें बड़ी बड़ी थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक तो ये थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच पे सहयोग नहीं कर रहे हैं, घुमा फिराकर अपने बातों को जवाब दे रखे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गोवा के कुछ नेताओं को समन जारी किया गया, उनके साथ बैठाकर पूछताछ होगी। तीसरी सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र आपने किया कि घूस जो है वो ली गई, 100 करोड़ की घूस मांगी गई और उसके पक्के और पुख्ता सबूत जो हैं वो ईडी के पास है। कई बड़ी बातों का जिक्र जो है आज ईडी ने कोर्ट में किया और उन्हीं ग्राउंड के आधार पर 7 दिन की रिमांड की मांग जतिन की है। आज बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि फोन का पासवर्ड भी वो नहीं बता रहे हैं। और ईडी का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर हमें टेक्निकल जो हेल्प लेने के जरिए उसका फोन अनलॉक करना पड़ेगा। और वो बार बार अपने वकीलों को की बात कर रहे हैं कि मेरे वकील आपको ये चीज़ बताएंगे, मेरे वकील से आप ये तमाम चीज़ें हैं जो है वो कन्फ्रंट कर सकते हैं। लेकिन
लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन 6 दिनों में ईडी जो चाह रही थी वो नहीं हो पाया और यही कारण था कि 7 दिन की और। लेकिन जतिन, वकील को आगे न करके अरविंद केजरीवाल का खुद कोर्ट में अपनी बातों को रखना और फिर ये कह देना लास्ट में कि ठीक है, आप जितने दिन की रिमांड मांगते हैं हम उस पर जाने के लिए। बिल्कुल दीपेश, और अरविंद केजरीवाल ने जो तथ्य रखे हैं उसे लेकर ईडी ने भी जवाब दिया है। बहुत धन्यवाद आपका, आपके पास लौटेंगे क्योंकि थोड़ी देर बाद इस मसले पर फैसला आने वाला है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 24 का सवाल। इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर का सपा प्रत्याशी बदला गया है। समाजवादी पार्टी ने राहुल अवाना का टिकट कैंसिल कर दिया है। डॉक्टर महेंद्र नागर को बनाया नया उम्मीदवार। सपा ने तीसरी बार गौतम बुद्ध नगर में अपना उम्मीदवार बदला है। इससे पहले मुरादाबाद और रामपुर में भी ऐसा ही हुआ था। बीजेपी बार बार कह रही है कि समाजवादी पार्टी में अंतर कलह बहुत ज्यादा है और ऐसे में किसी भी तरह से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। सिर्फ फुटबॉल की तस्वीर देखने को मिल रही है। टिकट कटने से नाराज एसटी हसन रिपब्लिक भारत से बोले। एसटी हसन ने कहा कि मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। किस मुंह से मैं प्रचार करूंगा, किस मुंह से रुचि वीरा का समर्थन करूंगा, किस मुंह से मैं जनता के बीच जाऊंगा। क्या कुछ कहा एसटी हसन ने, आपको सुनवाएंगे। कि जो रुचि वीरा है उनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो आजम खान की करीबी है। अब रुचि वीरा यहाँ से क्योंकि प्रत्याशी हैं, आप प्रत्याशी नहीं है, तो क्या आप समर्थन करेंगे? क्योंकि आपके जो समर्थक हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं पार्टी के इस फैसले से। देखिए, मैं किस मुंह से समर्थन करूं? मुरादाबाद के अंदर जब ये उथल पुथल हो रही थी, मेरा सिटिंग एमपी का कैंडिडेचर डिक्लेयर नहीं करा जा रहा था, तो कितने लोगों ने रोज़े माने, कितने लोगों ने कुरान ख्वानियाँ कराई, कितने लोगों ने मज़ारों पे जाके हाज़िरी की मन्नतें मानी, कितने लोगों ने मंदिरों में प्रार्थनाएं करी, कितने लोगों ने यज्ञ की बात करी। अगर मैं समर्थन कर देता हूँ तो उनके दिल नहीं टूट जाएंगे? आप समर्थन नहीं करेंगे मतलब? यकीनी तौर पे। मैं कैसे कर सकता हूँ? भी कहानी लिखी हुई यार, चला दो। अगर तो चुनाव का समय आ चुका है और यूपी की कानून व्यवस्था योगी सरकार की एक यूएसपी है, इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को चुनावों में जरूर उठाती है। अखिलेश सरकार के दौरान वेस्ट यूपी में हुए दंगों की याद दिलाकर बीजेपी एक बार फिर लोगों से मतदान की अपील कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान खुद योगी आदित्यनाथ अपनी और अखिलेश राज के बीच तुलना करके लोगों को अंतर समझाने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावों में फिर गूंजा मुजफ्फरनगर का नाम। योगी ने दिलाई सपा राज के दंगों की याद। कानून व्यवस्था पर मांगे लोगों से वोट। वेस्ट यूपी में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। पहले फेज की सीटों पर नामांकन खत्म होने के साथ ही पार्टियों ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया। वेस्ट यूपी में जब भी चुनावों की बात होती है तो मुजफ्फरनगर दंगों की चर्चा जरूर की जाती है। इस बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कानून व्यवस्था की बात करते हुए दंगों का जिक्र किया। मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार अभियान के तहत योगी ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। इस मौके पर योगी ने लोगों को उनके वोट की ताकत का एहसास दिलाते हुए कहा कि उनके मतदान से ही शहर और राज्य की सुख शांति का फैसला होगा। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा के लिए जाना चाहता है। आपका एक वोट गलत हाथों में जाता था तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डालती है।
कितना खतरनाक माहौल था। लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। बीजेपी के लिए राम मंदिर भी हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है। जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, भक्त भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन कर रहे हैं, बीजेपी इस मुद्दे को भी जनता के सामने उठा रही है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष ने जानबूझकर अयोध्या के पिछड़ेपन की अनदेखी की। मुजफ्फरनगर में लोगों को संबोधित करते हुए योगी ने अयोध्या को लेकर एसपी बीएसपी की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया।